नमस्कार, प्रणाम। देवभूमि देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के सांसदों ने मुलाकात की। इस अवसर पर सभी सांसदों ने प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलाकुई में आयोजित बीजेपी जिला देहरादून ग्रामीण जिला बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने सभी से पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार की संचालित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का समूचे विश्व में मान बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में किए जा रहे महान कार्यों के साक्षी है। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक की समस्या का समाधान हो या फिर उत्तर पूर्व के प्रदेशों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना का महान कार्य हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज हम सभी एक नए भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के अपने सपने को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं। वहीं भारत चीन सीमा बॉर्डर पर आईटीबीपी में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट शहीद टिकम सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पैतृक गांव राजावाला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद टिकम सिंह नेगी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर फूल माला चढ़ाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी उनका बढ़ाया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जांबाज शहीद टिकम सिंह नेगी की शहादत को नमन करता हूं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने एक स्पेशल मिशन के तहत भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए और ऐसे जांबाज सही सदा हमारे दिलों में याद रहेंगे और उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके नाम की सड़क या स्कूल बनाई जाएगी। टिकम सिंह नेगी जी की शहादत को नमन करता हूं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान उन्होंने पूरा किया और अपनी पूरी सेवा के दौरान अनेक ऐसे कामों को पूरा करने का उनके खाते में काम आया जो पहले तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी शहादत यहाँ परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक तरफ से बड़ा शोक भी है, दुख भी है, लेकिन वहीं उनकी शहादत से हम सबका सीना भी ऊंचा हो। वहीं काशीपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ बीजेपी इसके लिए कितनी तैयार है और है या नहीं। कहा कि ऐसा लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से तैयार किया है। और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा के रामनगर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस जनों ने जोरदार स्वागत किया। रावत ने कहा कि जनता केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों
के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। वहीं कानपुर के निवर्तमान विधायक ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कानपुर के मौजूदा विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध जांच के आदेश संबंधित दावे के बाद अब खुद कानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। उनके मुताबिक शासन ने उनके घर से विदेशी मुद्रा की बरामदगी संबंधित एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय से जांच में सहयोग के लिए उन्हें समन भी जारी हुआ था और तकरीबन 2 वर्षों तक चली जांच के दौरान उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए कई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। कानपुर विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें निर्दोष करार देते हुए जांच समाप्त कर पूर्ण विराम भी लगाया जा चुका है, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ताओं को नहीं है। कानपुर विधायक ने बताया कि शिकायत की स्वतंत्रता सभी को है और उन्हें लेकर शिकायतकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की गई है, मगर एक रूटीन प्रक्रिया के तहत उसमें जांच के निर्देश जारी हुए हैं, जो कोई विशेष महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, मगर चुनावी सीजन के दौरान वोट बैंक बटोरने वाले अधिकांश खादी कुर्ताधारी नेता इन दिनों कई वर्षों से जारी रेलवे संबंधित मांगों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर लगातार नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के साथ सौतेला रवैया अख्तियार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। बताते चले कि आज लक्सर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर रेलवे से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल को अंजाम दिया गया। दरअसल लक्सर क्षेत्र के बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों का लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव किए जाने का मुद्दा कई वर्षों से कई संगठनों के जरिए लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उठाई गई आवाज के बाद हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जरिए कई भाजपाई दिग्गजों ने इसकी पहल भी की जा चुकी है। मगर ऐसी बात सामने आई है कि कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी अब फिर से क्षेत्र की जमीन पर क्षेत्रवासियों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भूख हड़ताल पर बैठे लक्सर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा और संगठन के अन्य नेताओं द्वारा आमरण अनशन की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। वह हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में फैक्ट्री कर्मचारी हेमेंद्र की गुमशुदगी के मामले में हरिद्वार पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में कर्मचारी की पत्नी और ट्रक ड्राइवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। खबर कर्णप्रयाग से, जहां तापमान बढ़ने पर दावा नल से जंगल धड़कने लगे हैं। दरअसल देर रात बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में लगी भीषण आग नंदप्रयाग रेंज के अंतर्गत कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वनाग्नि के कारण चारों ओर धुआं फैला हुआ है, यहां तक कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर रुद्रपुर से है, जहां लगातार शॉर्ट सर्किट से आग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जहां कुछ दिन पहले ट्रांजिट कैंप के चमोड़ा मंदिर के पास जूते की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था, तो वहीं आज ट्रांजिट कैंप के अरविंद नगर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते आग में इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि दुकान का काफी सामान इस भयावह आग में जलकर खाक हो गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद
फायर सर्विस कैंप मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से ही राहत और बचाव काम शुरू किया गया। वही मसूरी में बीच बाजार नो एंट्री एरिया में एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने बाजार में घुसने के बाद करीब 5 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस मामले पर व्यापारियों ने बताया कि देर रात को एक बड़ा ट्रक नो एंट्री क्षेत्र में घुस गया और करीब 5 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए चला गया। वहीं ये पूरी घटना लंडौर बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गया तो पोलो खेत से गया होगा, पुलिसिंग करके पेट्रोल पंप पे भी किंग गेट पे भी गया बस बीच पर इसमें कैसे जाने। पिछले 1 माह से लंडौर बाजार में 3 वारदात हो चुकी है। इससे पहले एक बार इसी तरीके से कम 5-7 व्यापारियों के छज्जे किसी ट्रक द्वारा तोड़े गए। पुलिस द्वारा पुलिस को अथक प्रयास किया गया। पुलिस को चेताया गया कि किसी तरह ये इसको पकड़िए। पुलिस ने लास्ट में असमर्थता जाहिर कर दी। पुलिस कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसी महीने की दूसरी वारदात घंटाघर में यूनियन बैंक के नीचे एक हमारे सम्मानित व्यापारी भाई की दुकान में चोरी होती है। पुलिस आती है, सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे पुलिस आई और कोई कार्रवाई अभी तक कोई उस पर चोर नहीं पकड़े गए। आज ये फिर पुनः देखा गया है कि एक बार फिर इसी तरीके से दोबारा से एक कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक जो भी आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आया वो हमारे 5 से 7 दुकानदारों के छज्जे और एक दुकान पूरी डैमेज करके चला गया है। लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन बड़े से बड़े अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस एकदम लचर है। पुलिस ने लंडौर बाजार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पुलिस वाले नाइट में भी यहाँ पे गश्त नहीं करते हैं। देखिए, अगर पुलिस नाइट में गश्त करती होती तो किस तरीके से बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? रात को कोई लगभग 3-3:30 बजे के लगभग बताते हैं कि ट्रक आया बड़ा और आपके सामने है दुकान की पोजीशन, दुकान बिल्कुल तोड़ के चला गया है। आगे भी बहुत सारी दुकानदारों का नुकसान हुआ है और नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, सीसी कैमरे में नंबर नहीं आ पा रहा है। तो सब दुकानदारों का कोई सुरक्षा नहीं रह गई है इस तरीके से, किसी का भी कुछ भी नुकसान हो। वही धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार द्वारा पोड कार टैक्सी और कॉरिडोर बनाने की योजना को हरी झंडी देने के बाद पोड कार टैक्सी रूट और कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज व्यापारियों द्वारा घंटियां बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि इस योजना से व्यापारी को काफी नुकसान होगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में सभी पक्षों से वार्ता की जाए। शहर के बीच में कॉरिडोर से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, आप बाहर बनाओ, आउट ऑफ वे बहुत सारी जगह है उसमें कॉरिडोर बनाओ। तीसरा विषय रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। ये आप समझते हैं कि दक्ष प्रजापति से लेकर भूपत वाला तक सारा उजड़ जाएगा। जब मास्टर प्लान आएगा तो सारे व्यापारी कहाँ जाएंगे, दुकानें लेकर के उजड़ जाएंगे। इसका भी हम घोर विरोध करते हैं और सड़कों पे आके बार बार प्रदर्शन करेंगे कॉरिडोर का और रीडेवलपमेंट के मास्टर प्लान का। शहर के बीच में कॉरिडोर से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, आप बाहर बनाओ, आउट ऑफ वे बहुत सारी जगह है उसमें कॉरिडोर बनाओ। तीसरा विषय रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान। वहीं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने आज दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर से कराई जा रही मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन सचिव स्वास्थ्य ने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रकोप से राज्य की आवाम को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। ये दूसरा मॉक ड्रिल है। पिछला मॉक ड्रिल 27 दिसंबर को हुआ था और हमारे प्रदेश में जितने भी अधिष्ठान हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, सभी में इन सभी अधिष्ठानों पे मॉक ड्रिल हुआ था पिछली बार और 873 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिसमें हुआ था और 100% हम लोगों ने डेटा एंट्री की थी। इस वजह से हम लोग देश में टॉप 5, टॉप 6 में हम लोग थे
और उसी के तर्ज पे इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है कि मॉक ड्रिल दोबारा कराया जाए। तो ये 2 दिन का मॉक ड्रिल का प्रोग्राम था। कल एक सेशन था और आज जो है कंक्लूडिंग डे है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मात्र 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने भारत के 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। आम जनता आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। हमारी सरकार है, राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है और वही सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के मकसद से ठाकुर किशोर सिंह आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। SCERT की उप निदेशक हिमानी बिष्ट के हाथों सरस्वती के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलित कर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा बैनर के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर नारेबाजी करते हुए नन्हे से नन्हे सभी बालक बालिकाओं के विद्यालयों में 100% प्रवेश लेने के लिए शानदार जागरूकता रैली निकाली गई। उत्तराखंड में जहाँ तक बालिकाओं को पढ़ाने की बात है तो हमारे यहाँ की जो स्टेट की स्थिति है काफ़ी अच्छी है। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और अच्छी बात है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं पेरेंट्स कि वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति कई राज्यों से बहुत बेहतर है इस मामले में, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे एक रिक्वेस्ट फिर भी है कि बेटियों को पढ़ा जरूर रहे हैं हम, लेकिन उनको घर में भी पढ़ने के लिए समय देना और अन्य सुविधाएं जो विद्यालय में उनको चाहिए और समय का, जैसे उनको प्रॉपर पढ़ने के लिए समय चाहिए या उन्हें कहीं पढ़ाई के दौरान कहीं बाहर जाना है और एक्टिविटी में भाग लेना है तो उसमें भी उनको पेरेंट्स को पूर्ण सहयोग देने की ज़रूरत है ताकि बेटियां पढ़ने के साथ साथ उनका चहुमुखी विकास हो। शिक्षिकाएं एवं छात्राएं प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें हम सारे नगर वासियों को जन जागरूकता रैली है जिसमें बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध है और जैसे हमारे यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। उसमें पोषाहार के रूप में अंडे एवं जाड़ों में आप फल वगैरह भी दे सकते हैं। सबके उपलक्ष्य में हम रैली निकाल रहे हैं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो वही आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर यातायात और सीपीओ पुलिस ने क्षेत्र के अभियान चलाया है। क्षेत्र के अंदर ये अभियान चलाया गया है जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। आपको बता दें कि आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर क्षेत्र में यातायात पुलिस और सिटी पुलिस के द्वारा सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं अभियान के अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर पुलिस के द्वारा रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाई जा रही है। इसी के चलते सीपीयू पुलिस के द्वारा मंगलौर क्षेत्र के अब्दुल कलाम चौक के पास रिफ्लेक्टर मिरर लगाए गए। कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड में यातायात सीजन शुरू हो चुका है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस, रुड़की सीपीयू पुलिस ये एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट लोगों की जान बची रहे, इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ये मिरर लगाए जा रहे हैं कि लोग इन्हें देखें और जो गाड़ियाँ रोंग साइड या विपरीत दिशा से आती हैं उनको देख के अपने वाहन को आगे बढ़ाएं।
वहीं उत्तराखंड के करीब 15,000 पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त का पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले पुलिसकर्मी इसी एरियर की 2 किस्त ले चुके हैं, लिहाजा अब पुलिसकर्मियों को रिकवरी का भी डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुष्टि की है। बता दें कि छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत वेतन ग्रेड के हजारों पुलिसकर्मियों को वर्ष 2006 से एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसे राज्य सरकार की तरफ से 3 किश्तों में दिया जाना था। सरकार 2 किश्तों में पुलिसकर्मियों को कुल 40 करोड़ रुपए भी दे चुकी है, जबकि तीसरी किस्त अभी जानी बाकी है। दो किस्त उनको जा चुका है, उसी बीच में SLP फाइल हुई है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करके स्टे किए हुए हैं। जब एडजुडिकेट हो जाएंगे तो जो भी फाइनल निर्णय आएगा उस हिसाब से आगे। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवाली, नैनीताल, हल्द्वानी और नैनीताल कालाडूंगी में लगाए जा रहे फूड वैनों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट की खंडपीठ जिला प्रशासन से पूछा है कि जिन अधिकारियों ने बिना किसी लाइसेंस के फूड वैन लगाने की अनुमति दी है, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी 1 सप्ताह में रिपोर्ट करने को कहा है। न्यायालय ने फूड वैन से संबंधित जो मामला, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था, आज वो माननीय न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लगा था, जिसमें माननीय न्यायालय ने जिला प्रशासन से यह पूछा है कि जो लोग जिम्मेदार अफसर हैं ये फूड वैन लगवाने के लिए, जिन्होंने बिना किसी लाइसेंस के फूड वैन लगने दी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। ये अगली नियत तिथि जो है अगली मंगलवार है, तब तक ये जिला प्रशासन को कोर्ट के समक्ष ये बताना है कि उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई। खबर चंपावत से है, जहां पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बीती 28 जनवरी को टनकपुर के पास से बरामद हुए अनजान युवा महिला के शव मिलने पर उन्होंने ये कहा कि महिला मुस्कान भोजीपुरा की रहने वाली थी। वहीं आगे जांच में खुलासा हुआ कि महिला का नाम मुस्कान, जो कि कुछ रोज पहले गुमशुदा हो गई थी। वहीं जब महिला के पति से पूछताछ की गई तो जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या की है और वह उसको हत्या के उद्देश्य से ही यहाँ लाया था और यहाँ मौका देखकर उसने अपनी पत्नी की दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वही महिला के पति के खिलाफ भी अब संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जनवरी को रेलवे ट्रैक के नीचे कलवर्ट के पास में जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो उस समय अननोन डेड बॉडी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका पहचान हो जाए वो है कौन। 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। जब उसमें और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो अपने पति के साथ में यहीं टनकपुर में आई थी और एक जगह रुकी थी और उसके घटना के 1 दिन पहले यहाँ आई थी। जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि वो हत्या के ही उद्देश्य से घुमाने के लिए उसको यहाँ पर लेके आया था और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक के पास में ले जाके दुपट्टे से उसकी गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी। और बड़ी खबर मामला नेहरू कॉलोनी का है, जहां एक घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसपी सिटी समेत नेहरू कॉलोनी, रायपुर और डालनवाला सीओ पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे, जो कि हथियार के बल पर नकदी और ज्वेलरी लूट कर ले गए। वहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी एन के द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी वर्कआउट करें। क्या सामान किस तरीके से की गई, क्या हथियार उनके पास है? देखिए, अभी तो हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो चीज़ें आएंगी उसी आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करें।
वहीं रुद्रपुर शहर में एक अन्य धर्म के युवक पर पड़ोस के रहने वाली विवाहिता से नजदीकियां बढ़ाने और नशीला समोसा खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामले में युवक के चाचा को भी संलिप्तता सामने आ रही है और पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर सौंपकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली शहर निवासी एक विवाहिता ने तहरीर में बताया कि एक बेटी की मां है। कुछ दिन पहले पति से अनबन होने के कारण वह मायके में आकर रहने लगी और इधर उसकी पड़ोस में रहने वाले एक युवक से नजदीकियां बढ़ गई। वहीं आरोपी युवक ने कानूनी कार्रवाई करने पर विवाहिता को जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि एसएचओ विक्रम राठौड़ का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। धीरे धीरे आओ। ये हमारे वार्ड नंबर 31 तिलक कॉलोनी का मामला है। मेरी माताजी यहाँ से पार्षद हैं, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। तो मेरे को अभी सूचना मिली कि ऐसे ऐसे मोहल्ले में एक वारदात हो गई है, तो मैं तुरंत आया। चौकी पहुँचे तो उन्होंने कोतवाली बोला, तो कोतवाल साहब मिले। कोतवाल साहब से बात हुई, मैंने बताया ऐसे ऐसे इनकी समस्या है। तो कोतवाल साहब ने पूरा संज्ञान में लिया। अब अलग समुदाय का लड़का है, अलग समुदाय की लड़की है, इनको खुद ही समझना चाहिए कि किसी दूसरे समुदाय से हम ऐसा रिलेशनशिप क्यों बनाएं कि हमें पता है कि आगे जाके दिक्कत होनी चाहिए। बच्चों की गलतियां हैं, बड़े भुगतते हैं। अब वो लड़की के संग जो भी हुआ है वो अपनी आय बीती खुद बता ही रही है। बात ये है, एक मोमडन लड़का है जिसने मुझे बातों में बहला फुसला कर मुझे ले तो गया, मैं उसके साथ चली भी गई। अब बाद में जब मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ तो अब वो कह रहा है कि मुझे ना कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मैं अपना जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, कि तुझे जहाँ रहना है अब जा अपनी मर्ज़ी से जी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। उसका चाचा आया, वो भी मारने पीटने धमकाने की धमकी दे रहा है। अन्याय हुआ है, मेरे लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे अन्याय चाहिए। मुझे बहुत परेशान हो गई, हमारे लड़की के साथ में बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं परेशान है, फंसी है, मुझे अन्याय चाहिए, मुझे इंसाफ़ी चाहिए। मैं आप लोग के हाथ जोड़ के कर रही हूँ, मुझे इंसाफ़ी दिलवा दो, इंसाफ़ी दिलवा दो। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।